मॉडुलस। कुछ हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इक्वल, एंड, और इसी तरह से हमारे पास इक्वल में भी तीन, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। ये हमारे पास तीन डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इनको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि इसका इनको किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। जो सिंगल इक्वल है दैट इज यूज्ड फॉर असाइनिंग ऑपरेटर, ठीक हो गया। जैसे वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, इट मीन्स कि 5 जो वो असाइन हो गया किसको, x को। इसको हम कहते हैं असाइनिंग ऑपरेटर। डबल इक्वल में क्या है कि 5 इज इक्वल टू 5, दैट इज टू चेक द इक्वेलिटी इस एक्सप्रेशन की, क्या क्या 5 इज इक्वल टू 5 है। अगर ये ट्रू और इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, और अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं तो फिर ये क्या रिटर्न होगा, फॉल्स होगा इस एक्सप्रेशन का। इसी तरह से अगर मैं कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ, इसमें एक नंबर लेता हूँ और इक्वलिटी चेक करता हूँ एक कांस्टेंट के साथ, तो ये डबल इक्वल में ट्रू देता है, क्योंकि वो देखता है कि स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर पड़ा हुआ और इधर भी एक नंबर और दोनों नंबर इक्वल हैं, तो दैट इज ट्रू। लेकिन अगर हम इसको ट्रिपल इक्वल देते हैं तो ये प्रिसाइजली अब चेक करेगा, इनकी डेटा टाइप्स भी चेक करेगा। इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसकी डेटा टाइप नंबर्स है, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। दैट इज व्हाई ट्रिपल इक्वल में स्पेसिफिकली उसने चेक किया और स्टेटमेंट को रिटर्न कर दिया फॉल्स। लेकिन अगर हम इसे इधर एक कांस्टेंट नंबर देते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास अगर मैं लिख देता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये देखें ये ग्रेटर ऑपरेटर है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू। अगर मैं इधर कर देता हूँ 5 इज लेस देन, लेस सर देन 4, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। नो सर। मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई, या फिर किसी और ने तो शेयर नहीं की। अब हुई है, अब हुई है। हो रही है लैग आपकी क्या आ रही है? हाँ जी, अब हुई है। सर मेरे पास नहीं हो रही, मैं दोबारा ज्वाइन करूँ? बाकी सबके पास हो रही है स्क्रीन शेयर, यस सर। ये हो रही है। हो रही है सर, हो रही है। स्टार्ट से ही हो रही है। जी सर। स्टार्ट से ही होगी, स्टार्ट से हो रही है। गुड। आपके पास नहीं हो रही, मिस नहीं उमर, सर देखा मेरे जरा पास दोबारा। तो नहीं आ रही, नहीं आ रही सर, अब ब्लैक ऐसा ही आ करें, रही स्क्रीन। दोबारा दोबारा इसको ज्वाइन कर लें, दोबारा ज्वाइन कर। हाँ जरा जल्दी कर लीजिएगा है। जी सर। अच्छा जी, ये हो गया कि अगर मैंने कहा कि 5 इज लेस देन 4, तो ये एक्सप्रेशन गलत है, तो उसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ कि 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब 10 इज इक्वल टू 10 ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 की जगह पे 1 कर देता हूँ, ट्रू रहेगा, ट्रू पे ट्रू रहेगा 3, यानी कि ये 10 और 10 से लेस जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करेगी। लेकिन जैसे ही 10 से वैल्यू एक्सीड करेगी तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 10 से नीचे नीचे सारी स्टेटमेंट्स के लिए ये क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ, सर वो आपने ट्रिपल इक्वल के साथ किया था, वो ट्रू दे रहा था, मतलब तो ये एक्यूरेट है कि अगर ट्रिपल इक्वल होंगे, मतलब 12 ट्रिपल इक्वल तो 12 तो वो ट्रू आएगा। ओके सर। अगर 12 इज ऐसे, सर एक और इक्वल, एक और इक्वल, तो फिर 12 लिखें तो ट्रू देगा हमें सर। हाँ जी ये ट्रू देगा सर ना। आपकी रिकॉर्डिंग पॉज्ड है, मुझे लग रहा है सर आपकी रिकॉर्डिंग पॉज्ड है। रिकॉर्डिंग क्या है, पॉज्ड है, पॉज्ड है। ऐसा मुझे लग रहा है सर। भाई देखो कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्ड करो इसको अच्छी तरह से। सर रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें
इसका मतलब ये है कि ये प्रिसाइजली चेक कर रहा है। अब इसकी डाटा टाइप भी सेम है, नंबर है, और इसकी डाटा टाइप भी सेम है, और ये दोनों नंबर भी इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 12 की जगह पे 13 कर दूंगा फिर ये फॉल्स होगा। अगर मैं इसको नंबर की जगह पे मैं 12 ही रहता हूँ, सॉरी 12 ही रखता हूँ, लेकिन इसको नंबर की जगह पे क्या बना देता हूँ, स्ट्रिंग बना देता हूँ, तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स ही करेगा। यानी कि डाटा टाइप और उनकी वैल्यूज दोनों का सेम होना इस ट्रिपल इक्वल में जरूरी है, जबकि डबल इक्वल में ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ नंबर इक्वल है और उनकी डाटा टाइप इक्वल नहीं है तो भी उससे मसला नहीं है। अच्छा जी, इन एक्सप्रेशंस को हमने यूज कर रहे हैं, कहाँ पे करना है उसको समझने के लिए सबसे पहले ये चीज देखें कि हमारे पास दो जो प्रोग्राम है उसको कंट्रोल करने के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला होता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपकी स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंस के साथ रन होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे करूँ वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, वेरिएबल y इज इक्वल टू 10, वेरिएबल sum इज इक्वल टू x प्लस y। अब जैसे मैंने इसको एंटर किया, रन किया, जो एक सीक्वेंस के साथ ये पूरा कोड चल गया। उसने चेक किया कि अच्छा जी अगर x पहले 5 किया फिर y को 10 किया फिर दोनों को सम किया, दैट्स इट, एक सीक्वेंस में। जो सेकंड थिंग दैट इज कंडीशनल कंट्रोल। अब कंडीशनल में क्या होता है स्ट्रक्चर में, कंडीशनल स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपके पास यहां से कोई भी स्टेटमेंट आती है, कोई इनपुट आई, ठीक हो गया, कोई भी इनपुट आई आपकी। अब इनपुट आगे जाके यहाँ पे एक चेक लग जाता है, यूं एक बॉक्स में बना देता हूं। अब इसमें दो किस्म की आउटपुट्स एक्सपेक्टेड हैं, या तो ये ट्रू हो या फिर ये क्या हो, फॉल्स हो। अगर ट्रू हो तो कुछ ये वाला एक्शन परफॉर्म हो, और अगर फॉल्स हो तो कुछ ये वाला एक्शन परफॉर्म हो। अब यहाँ पे देखें आपके प्रोग्राम का फ्लो इस कंडीशन की बेस पे, यहाँ पे कोई कंडीशन दी है हमने, कोई भी कंडीशन दी है। अब इस कंडीशन की बेस पे आपके प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो जाएगा। या तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो फ्लो इस तरफ चला जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फ्लो इस तरफ चला जाएगा। मतलब ये एक आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी है मैंने। वैसे वो प्रोग्राम का फ्लो इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हम अपने प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करेंगे। कैसे? अब कंडीशन में जो सबसे पहली जो कंडीशनल ऑपरेटर आपने यूज करना, दैट इज इफ। इसका पहले मैं आपको बता देता हूं सिंटैक्स, स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या, इफ स्टेटमेंट का। यहां पे आएगी इफ देन कंडीशन एंड देन कोड ब्लॉक। अब इफ के बाद आपका कोड चलेगा और कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर तो जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो ये आपका फ्लो इंटर हो जाएगा इस कोड ब्लॉक में, और जो भी कोड ब्लॉक में स्टेटमेंट्स देंगे आप, वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और अगर यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है, फॉल्स है, तो फिर वो इस कोड ब्लॉक को इंटर नहीं होगा, बल्कि वो यहीं से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और एग्जिट कर जाएगा। ठीक हो गया? इसकी समझ आई है कि इफ स्टेटमेंट देन कंडीशन एंड देन कोड ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इफ, और मैं कंडीशन देता हूं कि इफ 10 इज ग्रेटर देन 7, तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में जाके प्रिंट कर दो हेलो दिस इज
कंडीशनल कंट्रोल। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, सबसे पहले इफ के बाद पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, उसके बाद कोड ब्लॉक, और कोड ब्लॉक के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और आपकी ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि रन होगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि ये कंडीशन ट्रू है। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखें ये console.log में क्या प्रिंट हो गया, हेलो दिस इज अ कंडीशनल कंट्रोल, क्योंकि ये ट्रू थी। अब इसी को अगर मैं दोबारा रन करता हूँ और इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कंडीशन को मैं फॉल्स करता हूँ, 10 इज ग्रेटर देन 12। अब देखो कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। अब अगर इसको मैं रन कर देता हूँ तो अनडिफाइंड, अब कोई चीज उसने, मतलब उसने क्या किया, यहाँ से कंडीशन चेक की, यहीं से वो प्रोग्राम से एग्जिट कर गया, वो इस कोड ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं हुआ, उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं की। ये तब ही प्रिंट होगी जब यहाँ पे कंडीशन जो हम दे रहे हैं वो क्या होगी, ट्रू होगी। इसलिए तब मैं एम्फसाइज्ड कर रहा था ट्रू और फॉल्स रिटर्न के ऊपर, कि रिलेशनल ऑपरेटर या ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। एक दफा दोबारा इफ, और यहाँ पे फिर हमारे पास कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक में सिंपली अलर्ट, और अलर्ट में जाके मैं प्रिंट कर देता हूँ HLO, हेलो। अब यहाँ पे देखिए इफ के अंदर मैं अगर ट्रू दे देता हूँ तो देखिए ये कोड रन हो गया। और अगर मैं इफ के अंदर यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है, अगर हम कंडीशन क्या हो देंगे, फॉल्स, तो फिर ये कोड रन नहीं होगा। देखो ट्रू कंडीशन पे प्रोग्राम का फ्लो किसी और तरफ जा रहा है, कुछ और काम कर रहा है, और फॉल्स के ऊपर कुछ और। ये है कंडीशनल कंट्रोल। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन था समझाना मकसूद ये था कि आप यहाँ पे जो कंडीशन देते हैं वो कंडीशन जो भी रिटर्न करती है वो या तो इस कंडीशन के दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है या ये कंडीशन क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड ब्लॉक रन होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा ये कोड ब्लॉक रन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फ्लो कंट्रोल। ठीक होगा क्या, हमारे बाकी प्रोग्राम कंडीशन का में भी यही होगा। है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेते हैं और उसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि जी राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टोटल मार्क्स एंड obtained marks if it is above than 50%, then declare pass। एक प्रोग्राम लिखो जो कि क्या करे, इनपुट करे एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स और उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर वो देखे उसकी परसेंटेज क्या बनती है। अगर तो वो परसेंटेज 50% बनती है तो देन वो डिक्लेयर कर दे कि आपका बच्चा क्या है, पास है, अदरवाइज कुछ नहीं। अब हम इस कोड को जरा बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, हाँ जी, अब आप लोगों ने जरा मुझे बताना है जी, माइक जरा ओपन कर लें 2-4 बच्चे। लास्ट टाइम हमने कहा था कि अब हमने उससे ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स लेने, तो कैसे लेंगे, क्या मेथड है? सर वैल्यू लेंगे पहले इनपुट यूजर से, यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट का फंक्शन। प्रॉम्प्ट का फंक्शन। और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल, है ना। जी सर। जी और सर। वेरिएबल का हमेशा नाम आपने कैसे रिप्रेजेंट करे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं पहले यूजर से ले रहा हूँ उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, तो मैं इसको OBT रख देता हूँ, इज इक्वल टू नंबर लेने हैं तो सबसे पहले मैं नंबर फंक्शन लगा लेता हूँ, फिर इसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ कि इंटर योर obtained
मार्क्स। सेकंड में हमने क्या लेना है, उसके टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे टी एम लिख देते हैं जी, टोटल मार्क्स। ठीक हो गया जी। इज इक्वल टू, सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट कर लिया, देन हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट कर लिया, और प्रॉम्प्ट में हम इसको कहते हैं इंटर योर टोटल मार्क्स। अब फर्स्ट स्टेप में वो इंटर कर देगा अपने अपडेट मार्क्स, फिर अपने टोटल मार्क्स। अब हमने इसकी परसेंटेज बनानी है कि मार्क्स की परसेंटेज कितनी बनती है ना। तो परसेंटेज का एक वेरिएबल ले लेते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू, अब मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी बताएं जी। obtained marks divided by total multiply 100. ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने इसमें आ जाएंगे। अब हमने चेक करना है कि अगर तो उसके मार्क्स ग्रेटर देन 50% है ना। अब उसकी परसेंटेज कहाँ पे आ रही है? पीईआर में। तो हम यहाँ पे कंडीशन कैसे लगाएंगे? इफ जो पीईआर परसेंटेज है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50% है। अब इसका मतलब क्या है? चलें हम ग्रेटर देन रखते हैं, अभी इक्वल छोड़ दें। कि अगर जो उसकी परसेंटेज है, परसेंटेज इधर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर तो वो परसेंटेज जो वो ग्रेटर देन 50 है, कि यहाँ पे कैलकुलेट होके अगर ग्रेटर देन 50 आंसर आता है, तो फिर क्या करो, फिर अलर्ट में करवा दो congrats you have passed। वे लिख दूं? अच्छा जी, कोड को देखें जरा। सबसे पहले हमने उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए, टोटल मार्क्स लिए, उसकी परसेंटेज निकाली, फिर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर तो उसके मार्क्स की परसेंटेज ग्रेटर देन 50 हो, तो फिर अलर्ट करवाना है कि जी आप पास हो। इंटर करते हैं जी। मैं कहता हूँ कि जी मेरे जो टोटल मार्क्स थे जी 1, ओ सॉरी कैंसिल, मैं जरा गलत कर गया हूँ कोड को, पढ़े बगैर मैंने उसको रन कर दिया, वैल्यूज यदि इंटर कर दिया। अब वो कह रहा है कि इंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स। मैं कह रहा हूँ जी मेरे नंबर आए हैं जी 600, टोटल मार्क्स कितने थे? 1000। उसने कहा कांग्रेट्स यू हैव पास्ड। अब यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर क्या है, जो उसने ऑब्टेन्ड मार्क्स एंटर किए। टोटल मार्क्स के अंदर क्या है, जो उसने टोटल मार्क्स। परसेंटेज के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 60। क्योंकि जब हम ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स के ऊपर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वो 60 बना। अब उसने चेक किया कि 60 इज ग्रेटर देन 50, तो ये ट्रू है। 60 इज ग्रेटर देन 50 ट्रू है, तो उसने लेट करवा दिया कि कंग्रेचुलेट्स यू हैव पास द एग्जाम्स। अब अगर यही स्टेटमेंट हम दोबारा करते हैं, यही कोड दोबारा रन करते हैं, कहते हैं कि इंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स। मैं कहता हूँ जी मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जी 300, टोटल मार्क्स थे जी 1000। अब उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। अब इसके लिए भी अगर हम एक कंडीशन बना लेते हैं, वो कैसे? सर क्वेश्चन हम कर सकते हैं? एक मिनट, इसके बाद फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। अब मैं लिख देता हूं एक और कंडीशन कि इफ परसेंटेज इज लेस देन 50,
अगर परसेंटेज जो है वो क्या हो, लेस देन 50 हो, तो फिर अलर्ट करवाना है बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अब हम इसको रन करते हैं। अब कहते हैं जी ऑब्टेन्ड मार्क्स 300, टोटल मार्क्स है जी मेरे 1000। उसने क्या कहा है, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अगर तो परसेंटेज 50 से कम बनेगी तो हमें हमेशा यही शो करवाएगा कि बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, और अगर ज्यादा बनेगी तो फिर वो कहेगा कांग्रेचुलेट्स यू हैव पास्ड। अब यहाँ पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हमारा प्रोग्राम यहाँ तक चला सीक्वेंस में। यहाँ से फिर वो चेक करता है अगर परसेंटेज ये है तो कुछ ऐसा फ्लो होना चाहिए, और अगर परसेंटेज ये है तो फिर ऐसा फ्लो होना चाहिए। कंडीशनल स्ट्रक्चर की समझ आई है सबको? जी सर। हाँ जी। अब कंडीशनल स्ट्रक्चर सर में कोई क्वेश्चन है तो पूछें जरा। सर अगर वो जो आपने इफ के पैरामीटर्स में अगर हम नल लिखें तो वो कोडिंग ब्लॉक में आएगा? अगर हम इफ के स्टेटमेंट में क्या लिख दें, सर उसके जो पैरामीटर्स हैं आगे, मतलब इफ के बाद हम दो पैरेंथेसिस देते हैं, सॉरी आप मतलब ये तो इफ के ये पैरामीटर्स हैं, सॉरी ये बात कर रहे हैं इफ और ये जी। जी सर, इसमें अगर नल लिखे हैं तो वो कोडिंग ब्लॉक में आएगा? नल लिख दें तो वो कभी भी कोडिंग ब्लॉक में नहीं आएगा। और अगर एम्प्टी भी छोड़ दें फिर भी नहीं सर? और ये एम्प्टी हम छोड़ ही नहीं सकते, ये एरर आएगा ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इफ के इस ब्लॉक के अंदर आपने कोई कंडीशन देनी है, ठीक है और सर। कंडीशन वो होनी चाहिए जिसकी आउटपुट्स बुलियंस में होनी चाहिए, या तो वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उसका कोई तीसरा आंसर ना निकलता हो। मतलब उसकी ठीक है दो दो ही उसकी जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हो सकती हैं, या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स फॉल्स। हो सकती है। ट्रू होगी तो कोड ब्लॉक में एंटर हो जाएगा, फॉल्स होगी तो वो कोड ब्लॉक में एंटर नहीं होगा। गॉट इट? ठीक होगा सर। हाँ जी, ये था हमारा सिंपली इफ। अब इसी तरह हम एक और कोई छोटा सा प्रोग्राम करके देख लेते हैं ताकि हमारी इफ की जो है वो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। अब ये एक प्रोग्राम लिखा था, इसी तरह हम कहते हैं इफ की बेस पे जी। अच्छा जी, अब आपने बाय यूजिंग इफ कैलकुलेटर बनाना है सिंपल। कैसे? अब आपने यूजर से 3 वैल्यूज इनपुट करनी है। मैं इसको जरा रेज कर रहा हूं यहां से। इसको मैं वेरिएबल वैल्यू 1 कह देता हूं, इसको मैं वेरिएबल वैल्यू 2 कह देता हूं। ठीक हो गया? यहां पे मैं उसको कह देता हूं कि क्या इंटर करो, इंटर फर्स्ट नंबर। फिर मैं कह देता हूं इंटर सेकंड नंबर। इसी स्टेटमेंट को मैं इंटर, सॉरी रन हो गया, शिफ्ट इंटर करना था। तो ये भी जब काम छोड़ दिया जाए ना तो फिर ऐसी गलतियां होती हैं। अच्छा जी, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूं ओपी, ऑपरेशन का, इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट करता हूं, यहाँ पे क्या करता हूं, प्रॉम्प्ट करता हूं इंटर द ऑपरेशन। अब देखें, इसका मतलब ये कि इंटर द, यहाँ पे यूजर नंबर इंटर करेगा मसलन 45, सेकंड में वो इंटर करेगा सेकंड नंबर, मसलन उसने इंटर किया 20, और थर्ड में वो करेगा इंटर द ऑपरेशन। मसलन वो चाहता है कि जी मैं प्लस करना चाहता हूँ तो वो प्लस इंटर कर देगा। यहाँ पे हमारे पास आप देखें जी, वैल्यू 1 के अंदर क्या आ गया, वैल्यू 1, वैल्यू 2 के अंदर क्या आ गई, वैल्यू 2, और ओपी के अंदर क्या आ गया, ऑपरेटर आ गया। अब हमने इसको यूटिलाइज करना है, वो कैसे?
अब यहां पे मैं कंडीशन लगाता हूं कि इफ OP इज इक्वल टू प्लस, सॉरी, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले रन करके बताया कि यहाँ पे जो ओपी के अंदर जो ऑपरेशन आ रहा है ना वो एक स्ट्रिंग में आ रहा है। तो मैंने देखा कि अगर ओपी के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है वो ऐसे प्लस की स्ट्रिंग के बराबर हो तो फिर क्या करना है, फिर अलर्ट में जाके क्या करवा देना है, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 कर देना है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, आपने कॉपी और पेस्ट नहीं करना, आपने खुद से लिखना है। और मैं कहता हूँ अगर इसके अंदर ऑपरेशन क्या है माइनस, तो फिर क्या कर देना, वैल्यू 1 में से माइनस कर देनी है वैल्यू 2। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। इंटर द फर्स्ट नंबर मैंने इंटर किया 20, इंटर द सेकंड नंबर मैंने इंटर किया 20, कहता है इंटर द ऑपरेशन मैंने दिया प्लस, अलर्ट में उसने क्या कर दिया प्लस। अब इसको मैं दोबारा अगर रन करता हूँ, इंटर द फर्स्ट नंबर मैंने इंटर किया 10, इंटर द सेकंड नंबर मैंने इंटर किया 5, कहता है इंटर द ऑपरेशन मैंने इंटर किया माइनस, तो 10 माइनस 5 क्या होता है 5। अब ये देखें ये मैंने दो प्लस और माइनस के लिए बनाया है, अब आपने मल्टीप्लाई के लिए भी बनाना है, डिवाइड के लिए भी बनाना है, मॉडुलस के लिए भी बनाना है, और आपका यूजर यहाँ पे वैल्यू 1 देगा 2 देगा ऑपरेशन देगा, तो आपका प्रोग्राम जब उस ऑपरेशन के ऊपर कंडीशंस आपका लगाएंगे और उसके मुताबिक वो चलेगा कि आपने वो वैल्यू प्लस करनी है, माइनस करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है, या उनका मॉडुलस निकालना है। हाँ जी, गॉट इट? जी सर, गॉट इट। एवरीवन? यस सर। चलें जी, आज की फिर मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। आप जरा इसको क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी सर जी एक क्वेश्चन पूछ लो। जी जी करें सर, क्वेश्चन। सर मैंने एक पुराना क्वेश्चन है सर, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा था। आप सर वेरिएबल और लेट दो ऑप्शन यूज करते हैं सर। एक क्या वेरिएबल क्या? वो होता है सर जो कि वेरिएबल VAR हम्म, var, हम्म, और एक आप लेट यूज करते हैं सर। हम्म। सर अब var जो होता है वो रन टाइम पे वैल्यू असाइन करता है, तो लेट सर इनमें फर्क बता सकते हैं var और लेट में? एक्चुअली वैल्यू सारी रन टाइम पे ही असाइन हो जाती है, जैसे हम असाइन करते हैं वैल्यू उसी वक्त असाइन हो जाती है। हमारा ये जो कंसोल है ना इसमें थोड़ा सा इशू है। मैं ना विजुअल कोड स्टूडियो चला के देखता हूँ, अगर इसके अंदर जो कोई मसला ना हो तो फिर हम देखते हैं। सर नहीं, var और लेट में फर्क क्या है? मैं वही वार और लेट का फर्क बताने के लिए ये विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। और सर प्रेफरेबल कौन सा है, var या लेट? मैं वो तीनों चीजें बता देता हूँ आपको। टाइम कितना रहता है अभी? 9। हाँ ठीक है, ये इजीली आप सबको, ये सारे बड़ी काम की बात पूछी है इन्होंने, जरा गौर से सुनिएगा। कंसोल के अंदर ना कोई इशू है, आपको वार और लेट का सही फर्क पता नहीं चलता। मैं इसके जरिए से चेक करता हूँ या मुझे कोई और ब्राउजर यूज करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट, सॉरी, यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये सिंपली ये जो मैं कंसोल के ऊपर काम कर रहा हूँ, आपने बाकी इसके ऊपर अभी परेशान नहीं होना कि ये सर क्या कर रहे हैं। हम ऐसे करते हैं ना कि एक वेरिएबल ले लेते हैं x इज इक्वल टू 5, है ना, यस सर। और कंसोल डॉट लॉग में जाके मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, x को फिलहाल प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक हो गया? ऐसे ही सर। अच्छा जी, अब ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसी को हम अगर रन करते हैं, मैं कॉपी पाथ करता हूँ यहाँ से, और मैं जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में आता हूँ, तो ये देखें ये कोड रन हो रहा है ना, यस सर। ये कंसोल में 5 आ रहा है। मैं इस दोनों को जरा मिनिमाइज करके ना
पैरेलली कर देता हूं ताकि आपको आउटपुट और वो दोनों चीजें सेम सेम नजर आए। ठीक हो गया जी, ये देखें। अच्छा जी, अब यहां पे देखिएगा, अब मैं ले देता हूं वेरिएबल x इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया, कंट्रोल S कर देता हूं, और फिर मैं वेरिएबल ले लेता हूं x इज इक्वल टू 10, और अब मैं कंसोल डॉट लॉग में जाके प्रिंट कर देता हूं x। देखिए जी, इधर क्या आ रहा है? 10 सर। 10। यहाँ पे क्या हुआ है, पहले x में 5 था लेकिन बाद में x में 10 है, तो उसने इसको क्या कर दिया, ओवरराइट ओवरराइड कर। ऐसे ही है जी सर। कि मतलब वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसे ही अगर मैं सिंपली अगर इधर x इज इक्वल टू 15 करता हूं, अब ये दो चीजें, ये होती है डिक्लेरेशन। वेरिएबल लिख के इसको डिक्लेयर भी कर दिया, असाइन भी कर दिया। पहले भी डिक्लेयर कर दिया तो उसने दोबारा बाद में नए सिरे से भी डिक्लेयर कर दिया। और अब मैंने डिक्लेयर एक ही दफा किया, लेकिन पहले कुछ और वैल्यू असाइन किया, अब कुछ और असाइन कर दिया। कंट्रोल S करता हूं, कंट्रोल R करता हूं, ओ सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 15 आ गया सर। तो उसने वैल्यू को ओवरराइड कर दिया अब भी, है ना। जी सर। अब देखते हैं, मैं लेता हूं लेट y इज इक्वल टू 10, लेट y इज इक्वल टू, पहले मैं सिर्फ इतना ही रह रहा था, लेट y इज इक्वल टू 10, और कंसोल डॉट लॉग में हम y को प्रिंट करवाते हैं। कंट्रोल S कर देते हैं। ठीक हो गया जी। जी सर। राइट अब सर। मैं करता हूं दोबारा से लेट y इज इक्वल टू 15। क्या है, अनकाउंट सिंटैक्स एरर। कहता है आइडेंटिफायर y हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब देखो, मैंने लेट y पहले लिया हुआ है, उसको कोई वैल्यू दी है, दोबारा से मैं लेट y करता हूं तो वो कहता है कि नहीं भाई, y तो पहले से आपने लेट किया हुआ है, अब आप इसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं लेट हटा देता हूं, सिर्फ y इज इक्वल टू 15 कर देता हूं, तो फिर लेगा सर, अब क्या होगा, फिर लेगा। अब उसने वैल्यू अब असाइन कर दी y15 आ है, जाएगा। डिक्लेयर नहीं करने दिया। बात समझ रहे हैं यहाँ पे कि नहीं। अब डिक्लेयर का क्या मसला होता है, इसका मसला ये होता है जैसे कि आपने ऊपर कहीं सैलरी ली, एक वेरिएबल लिया सैलरी का, इसका वेरिएबल लिया सैलरी का। अब आप कोड करते गए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, आगे जाके आपको भूल गया, आपने दोबारा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सैलरी का, तो वो क्या कर देगा, जो आपका पुराना वेरिएबल था उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। ऐसे ही है ना। यस सर। वो तो बहुत जरूरी वैल्यू थी, वो तो हमें रखनी थी, लेकिन दोबारा जब वो डिक्लेयर हो गया तो उसने तो पहले पुरानी वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। तो वेरिएबल के साथ वेरिएबल जो आपकी वैल्यूज हैं उनको डिक्लेयर करवाने का ये इशू हो सकता है कि आप एक काम का वेरिएबल था, उसकी वैल्यू आपको चाहिए थी, आपको भूल गया, आपने दोबारा से उसको डिक्लेयर कर दिया, वो पुरानी वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन अगर आप लेट के जरिए से करते हैं, मैं लेता हूं जी लेट y इज इक्वल टू 5। सर अगर हम कहते हैं वेरिएबल सैलरी या फिर दूसरी दो वेरिएबल सैलरी देंगे तो वो पहले वाली सैलरी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर हम करते हैं लेट सैलरी और नीचे वेरिएबल सैलरी दे देते हैं तो इन दैट केस क्या ऊपर वाली सैलरी लेट वाली सैलरी रहेगी या वो भी खत्म हो जाएगी? वो आपको दोबारा लेट के साथ डिक्लेयर ही नहीं करने देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 5 किया है ना,
अब मैं यहाँ पे वेरिएबल y इज इक्वल टू 10 करता हूं। अब देखिएगा क्या है, y has y हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। वो कहता है कि declared। आप वेरिएबल y क्यों ले रहे हो जबकि वो पहले लेट लिया जा चुका है। अच्छा सर, ऐसे ही अगर हम y वेरिएबल पहले y ले लें और बाद में लेट में y लें तो फिर भी नहीं लेने देगा, फिर भी कहेगा फिर भी ऑलरेडी नहीं डिक्लेयर्ड है। लेंगे। अब जरा क्लियर फर्क समझिएगा वेरिएबल में, लेट में और कांस्टेंट में। हम वेरिएबल x इज इक्वल टू 15 कर सकते हैं। हम इस वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर करवा के दोबारा से कोई नई वैल्यू दे सकते हैं। और हम सर अगर इसके नीचे सिर्फ x इज इक्वल टू 10 कर दे, यानी कि हमने वेरिएबल हाँ, x इज इक्वल टू वही 15। मैं वही बताने जा रहा हूँ, जरा गौर से समझिएगा। हम यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, और सिर्फ एक दफा डिक्लेयर करवा के ये दोनों चीजें। और अगर मैं ये ना करूं, मतलब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ना, तो मैं सिर्फ ये भी कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 20। ये दोनों काम कर सकते हैं। हम पहले भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, दोबारा भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, और उसको वैल्यू भी दोबारा से असाइन कर सकते हैं। ये वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। लेट में क्या कर सकते हैं, लेट में हम सर पहला ये और कर तीसरा सकते काम हैं। कर सकते हैं, बीच वाला दूसरा नहीं कर सकते। हाँ जी, और हम y इज इक्वल टू 22 ये कर सकते हैं। लेकिन हम दोबारा से जो है वो लेट y इज इक्वल टू 22 ये नहीं कर सकते। कर दो। हम डिक्लेयर एक ही दफा करेंगे, उसको असाइनिंग जब जितनी मर्जी करते हैं, हम दोबारा से उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये जो है ये क्या है, ये रॉन्ग है। जबकि कांस्टेंट में क्या है, अब कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट z इज इक्वल टू 15 लिया। इसमें ना तो हम दोबारा से कांस्टेंट z कर सकते हैं, ये भी इसमें रॉन्ग है, और ना ही हम ऐसे कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू 33। हम ना ही इसको दोबारा से नई वैल्यू दे सकते हैं, ये भी क्या है, रॉन्ग है। मतलब बात समझ आई है? अच्छा सर, कांस्टेंट ओवरराइड भी नहीं करने देता और साथ अलग हाँ